जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका परचम क्लासेस पर। तो आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। वाई ईडी हैज बिकम सो पावरफुल। ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, प्रवर्तन निदेशालय के बारे में हम बहुत ज्यादा न्यूज में सुनते हैं। आप सब लोगों ने सुना हुआ है। इसके पॉलिटिकल डिस्कशन पे मैं नहीं जाऊंगा। हम एकेडमिक डिस्कशन करेंगे, टेक्निकल डिस्कशन करेंगे कि क्यों है ऐसा कि ईडी जो है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, इतना पावरफुल बना है। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ईडी जो कि मेनली इकोनॉमिक ऑफेंसेस को देखता है, मनी लॉन्ड्रिंग को देखता है। मनी लॉन्ड्रिंग क्या है अभी हम डिस्कस करेंगे। तो यहां पर इसका थोड़ा सा पहले बैकग्राउंड देख लेते हैं। 1956 में ये एस्टेब्लिश हुआ था फॉरेन एक्सचेंज वायलेशंस के लिए। बाद में इसमें मनी लॉन्ड्रिंग को भी ऐड किया गया और फर्दर जो है इसको बहुत ज्यादा पावर्स दी गई, खासकर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 में जो पास हुआ था। तीन लॉस को ये देखता है। ठीक है जी। तीन लॉस कौन कौन से आते हैं? सबसे पहले आता है फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, 1999 में पास हुआ था। इससे पहले फेरा हुआ करता था, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। दूसरा जो एक्ट है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज पीएमएलए एक्ट, दैट इज प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ठीक है। और तीसरा जो रिसेंटली पास किया गया है 2018 में, फ्यूजिटिव। ठीक है, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट। फ्यूजिटिव होता है जो पैसा कह लीजिए चोरी करके या कह लीजिए इलीगल तरीके से जो पैसा कमाया है वो भाग गया है। ठीक है, फ्यूजिटिव जो यहां से भाग गया है। अब यहां पर सबसे पहले हमें समझना है कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है। देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग को सिंपल भाषा में समझने के लिए कि जो अवैध पैसा है, ब्लैक मनी है, इलीगल मनी है, उसको लीगल बनाना। अब ये अवैध पैसा क्या होता है, इलीगल मनी क्या होता है? ये किसी भी तरीके से टैक्स अवॉइडेंस से, टैक्स इवेजन से, ड्रग ट्रैफिकिंग से और भी बहुत सारे तरीकों से पैसा कमाया जो जाता है, इलीगल पैसा, अनअकाउंटेड मनी, उसको जो है बहुत सारे चैनल्स के थ्रू लीगल मनी में, व्हाइट मनी में कन्वर्ट करना मनी लॉन्ड्रिंग कहलाता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कुछ शेल कंपनीज हैं। शेल कंपनीज होती हैं जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती, सिर्फ पेपर में एग्जिस्ट करती हैं। तो उनको पैसा दिखाया जाता है, ट्रांजैक्शंस दिखाई जाती हैं, लेन देन दिखाया जाता है, फिर वो पैसा घुमाकर वापस से जो है कंपनी के पास आता है। ठीक है, इसका अपने आप में पूरा लीगल प्रोसेस है। बट आइडिया हियर इज कि जो अनअकाउंटेड मनी है, इलीगल पैसा है, उसको लीगल बनाना। इस सारी जो है एक्टिविटीज को देखना, ट्रैक करना, क्योंकि बहुत सारी दुनिया की एजेंसीज, बहुत सारी रिसर्च ये कहती है कि जैसे टेररिस्ट एक्टिविटीज हैं, जिस तरीके से टेररिस्ट एक्टिविटीज एक देश को नुकसान पहुंचा सकती हैं, वैसे ही ये जो इकोनॉमिक क्राइम्स हैं, खासकर व्हाइट कॉलर क्राइम्स हैं, इकोनॉमिक क्राइम्स हैं, ये भी एक देश को उसी तरीके से नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसीलिए अगर आप दुनिया भर में देखेंगे, लाइक जैसे पीएमएलए एक्ट की हम यहां पर बात कर रहे हैं, वैसे ही दुनिया भर में आपको बहुत सारे ऐसे एक्ट्स मिलेंगे जो इस तरीके के ऑफेंसेस को रोकने के लिए बनाए गए हैं अलग अलग सरकारों में। ठीक है जी। चलिए, तो ये हो गया पीएमएलए एक्ट में मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है। अब बात कर लेते हैं कि जब हम आज का जो हमारा सेशन है कि ईडी इतना पावरफुल कैसे बना। अब ईडी को समझने के लिए हमें साथ साथ में ये समझना है कि जो बाकी लॉज हैं, बाकी जो क्रिमिनल लॉज हैं, वो कैसे काम करते हैं। देखिए, क्रिमिनल लॉ क्राइम, क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी माना जाता है। कुछ भी चोरी से लेकर मर्डर तक जो है वो क्राइम है। उसमें जो है एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर, सरकारी वकील रहता है जो ये प्रूफ करता है कि हाँ जी, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट जो है वो सारे के सारे एविडेंस ये कहते हैं कि जो ये एक्यूज्ड है, इसने ये जो है क्राइम किया है। और फिर जो है डिफेंस लॉयर है जो कहता है कि जी नहीं, मेरा क्लाइंट निर्दोष है। ठीक है, ऑल दैट, वो पूरा केस चलता है, ट्रायल होता है। और उसके बाद जो है अगर वो एक्यूज्ड, सारे एविडेंस उसके खिलाफ हैं और वो गिल्टी पाया जाता है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, तब उसको जो है सजा दी जाती है। ठीक है जी। अब इसका मकसद ये है कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति को सजा नहीं होनी चाहिए। इसके पीछे का जो लॉजिक है वो ये है। अब यहां पर जो एक मैक्सिम आता है वो आता है इनोसेंट अंटिल प्रूव्ड गिल्टी, अंटिल प्रूवन गिल्टी। तो उस व्यक्ति को जब तक कि वो गिल्टी नहीं ठहराया जाता, ठीक है, कन्विक्टेड नहीं हो जाता, तब तक वो इनोसेंट रहेगा। ये कॉमन एक सिंपल क्रिमिनल लॉ कहता है। बट ईडी या कह लीजिए पीएमएलए एक्ट में बिल्कुल उल्टा हो जाता है। यहां पर जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो किस पर है?
वो प्रोसिक्यूटर पर नहीं है, सरकारी वकील पर नहीं है, वो एक्यूज्ड पर है। ठीक है, उसको ये प्रूव करना है कि मैंने ये क्राइम नहीं किया है, मैंने मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की है। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं प्रूफ करने की जिम्मेदारी वो बिल्कुल जो है 180 डिग्री हो गई है, और यहां पर प्रूफ करने की जिम्मेदारी हो गई है एक्यूज पर। अब ये एक बहुत बड़ा कह लीजिए मुद्दा है, क्योंकि जब पब्लिक प्रोसिक्यूटर इस चीज को साबित करता है कि इस व्यक्ति ने जो एक्यूज्ड है उसने क्राइम किया है, तो डिफेंस लॉयर का यह काम है कि उसने उस चीज को बहुत अच्छे से स्टडी करके ये बताना है कि नहीं जी, ये सारे के सारे जो एविडेंस हैं ये मेरे क्लाइंट के लिए बियॉन्ड रीजनेबल डाउट इस चीज को प्रूफ नहीं कर रहे हैं। अब यहां पर बिल्कुल उल्टा हो गया। दूसरा केस हम समझते हैं। दूसरा एक रूल आता है, दैट इज बेल इज अ रूल, जेल इज एन एक्सेप्शन। ठीक है, बेल मान लीजिए किसी व्यक्ति को पकड़ा गया, एक्यूज्ड है, और उसको जो है कोर्ट क्या करती है, सारे जो उसके एविडेंस स्टेटमेंट्स लेने के बाद उसको बेल दी जाती है, तो उसको छोड़ दिया जाता है। 3 केस ऐसे होते हैं जिनमें कि बेल आपको ग्रांट नहीं होती। ठीक है, जनरल क्रिमिनल लॉ में पहला है फ्लाइट रिस्क। अगर मान लीजिए ये डाउट है कि ये व्यक्ति भाग सकता है, या किसी तरीके से एविडेंसेस में टेम्परिंग कर सकता है, और या फिर विटनेसेस को इन्फ्लुएंस कर सकता है। ठीक है, विटनेसेस को इन्फ्लुएंस कर सकता है, उस केस में बेल नहीं मिलती। अदरवाइज उसको बेल जो है एज अ रूल मिलता है। ठीक है, एक जनरल ये रूल है, बट यहां पर ऐसा नहीं है। बेल एज अ रूल नहीं है। बेल आपको आसानी से नहीं मिलती। अगर आप रिसेंटली जितने भी कह लीजिए पीएमएलए एक्ट के तहत लोगों को पकड़ा गया है, उसमें अगर आप देखेंगे वहां पर बेल जो है जल्दी जल्दी नहीं मिलती। यहां पर ईडी सीधा सीधा कहते हैं कि नहीं जी, हमें यहां पर इन्वेस्टिगेशन और करनी है, और बेल जो है एज अ मैटर ऑफ राइट जो है वहां पर नहीं मिलता है। ठीक है, एज अ रूल नहीं है। थर्ड जो यहां पर पॉइंट आता है वो है पुलिस के सामने जो स्टेटमेंट दी जाती है। ठीक है, एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट्स कलेक्टेड एंड आर्टिकल सीज्ड बाय द पुलिस इन इंडिया। ठीक है, जो पुलिस के सामने स्टेटमेंट दी जाती है वो एडमिसिबल नहीं है इन द कोर्ट ऑफ लॉ। कई बार ऐसा आपने मूवीज में देखा होगा कि जो कोर्ट के सामने जो कह लीजिए एक्यूज्ड है वो कहता है कि जो स्टेटमेंट पुलिस ने मेरे से ली थी, पुलिस ने, वो जो है वो जोर जबरदस्ती से थी, वो प्रेशर में जो है वो स्टेटमेंट दी गई थी। ये इसका एक बेसिक सा रूल इसलिए है कि कहीं ना कहीं ये ना हो कि किसी व्यक्ति को फियर, फेवर या जोर जबरदस्ती से डरा धमका कर जो है उससे स्टेटमेंट ली जाए। और ये सीधा सीधा आपका आर्टिकल 20 में भी लिखा गया है, सेल्फ इंक्रिमिनेशन। आप किसी भी व्यक्ति को फोर्स नहीं कर सकते कि वो अपने ही खिलाफ जो है गवाही दे। ठीक है, कोर्ट में वो जो है कोर्ट उससे पूछ सकती है कि क्या आप पर जो आरोप लगाया गया है, क्या आप उसको मानते हैं। अगर वो वहां पर कोर्ट में खड़े होकर वो व्यक्ति कहता है कि जी हाँ, मैं मानता हूं कि मैंने ये कृत्य किया है, तो जो है उसको माना जाएगा। अदरवाइज वो जो है एडमिसिबल, पुलिस के सामने जो स्टेटमेंट दी जाती है वो एडमिसिबल नहीं होती। अब यहां पर जो है ये कहा गया है कि जो ईडी के ऑफिशियल्स हैं, इंफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के ऑफिशियल्स हैं, वो पुलिस नहीं है। तो जो स्टेटमेंट ईडी के सामने दी जाएगी वो एडमिसिबल है इन द कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है, तो ये है आपका तीसरा पॉइंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो सीधा सीधा ईडी को काफी पावर्स दे देता है विज़ाविज़ अदर क्रिमिनल लॉज। ठीक है जी, नेक्स्ट आता है एफआईआर। आपने फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कई बार सुना होगा, एफआईआर जो हो गई है। यहां पर एफआईआर वर्ड यूज नहीं किया जाता, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट वर्ड यूज नहीं किया जाता। यहां पर वर्ड यूज किया जाता है ईसीआईआर। ईसीआईआर का फुल फॉर्म होता है इंफोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो सबसे पहले तो यहां पर कहा गया कि वो एफआईआर ही नहीं है। आर्टिकल 22 ये कहता है, उसमें एक प्रोविजन ये कहता है कि आपको ग्राउंड बताया जाएगा, जब आपको अरेस्ट किया जाएगा आपको ग्राउंड बताया जाएगा कि किस ग्राउंड के तहत जो है आपको अरेस्ट किया जा रहा है। यहां पर यह कहा गया कि नहीं, ग्राउंड बताने की जरूरत नहीं है। दो बाद में कोर्ट ने जाकर यह कहा कि नहीं, 24 घंटे के अंदर अंदर आपको ग्राउंड बताना चाहिए, क्योंकि उसमें कानून में लिखा गया है एज अर्ली एज पॉसिबल। ठीक है, एज सुन एज पॉसिबल जो है आपको ग्राउंड बताया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि 24 घंटे का समय, क्योंकि 24 घंटे के समय के अंदर अंदर ही उस व्यक्ति को, उस एक्यूज्ड को कोर्ट के सामने भी पेश किया जाता है, मजिस्ट्रेट के सामने भी पेश किया जाता है। तो यहां पर
ये आपका पॉइंट आता है कि इमीडिएटली ग्राउंड भी नहीं बताया जाता, ठीक है, ईसीआईआर की रिपोर्ट में। और ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर पॉइंट आता है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है सीजर ऑफ प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी सीज की जाती है। जो भी अगर ईडी को लगता है कि ये प्रोसीड्स ऑफ द क्राइम है, मतलब जो ये पैसा अवैध तरीके से कमाया गया है, वो प्रॉपर्टी कुछ भी हो सकता है, बैंक अकाउंट में वो पैसा हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, उसको सीज किया जा सकता है। और वो सिर्फ उस व्यक्ति के लिए नहीं, उस व्यक्ति के जो परिवारजन है उनके लिए भी लागू होता है। अगर लगता है कि वो पैसा इलीगल तरीके से है, प्रोसीड्स ऑफ द क्राइम है, उसको सीज किया जा सकता है। अगेन इसमें भी कोर्ट ने ये कहा है रिसेंटली कि 365 दिनों के बाद, मतलब 1 साल के बाद, अगर ये लगता है कि नहीं, ईडी जो है कुछ प्रूफ नहीं कर पाई है, तो वो अकाउंट्स जो सीज किए गए थे वो खत्म कर दिए जाएंगे, वो पैसा मतलब दोबारा से यूज कर सकते हैं। तो ऐसा भी प्रोविजन दिया गया। बट अगेन इनिशियली कोई व्यक्ति जो है उसको खुद प्रूफ करना है कि जी हाँ ये क्राइम उसने नहीं किया है, उसको बेल एज अ रूल नहीं मिलेगा, ठीक है जी, उसको जो है उसके प्रॉपर्टी, उसके एसेट सीज हो जाएंगे। तो ये काफी ज्यादा मुश्किल है, ठीक है। यहां पर आप सीधा सीधा देख सकते हैं बर्डन ऑफ सारी चीजों को प्रूफ करने का कि उसने व्यक्ति ने नहीं की है, वो एक्यूज्ड पर है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि ईडी जो है डिटेन कर सकता है इंडिविजुअल्स को विदाउट चार्ज अप टू 180 डेज, 6 महीने तक विदाउट चार्ज जो है वो यहां पर डिटेन कर सकता है, ठीक है। ये जो पॉइंट है एसेट्स सीज करने का, बर्डन ऑफ प्रूफ का, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं कुछ कंट्रोवर्सीज की, कि कंट्रोवर्सीज क्या रहती हैं। कंट्रोवर्सीज ये रहती हैं कि एक तरफ सरकार है जो कहती है कि सारा काम जो है लीगल प्रोसेस के थ्रू हो रहा है, एक तरफ ओपोजिशन है जो कहती है कि एजेंसीज का दुरुपयोग हो रहा है, पॉलिटिकल जो है ये क्या है, बायस है, यहां पर एलिगेशंस ऑफ पॉलिटिकल बायस, लैक ऑफ कन्विक्शन। ये शुरुआती दौर में ईडी पे ये एक आरोप भी लगा कि कन्विक्शन रेट बहुत ज्यादा नहीं है। दो रीसेंट ईयर्स में कन्विक्शन रेट बढ़ा है, बट स्टिल जो है कन्विक्शन रेट उतना ज्यादा नहीं है। तीसरा पॉइंट यहां पर आता है क्वेश्चनेबल इन्वेस्टिगेटिव मेथड्स, के जो इन्वेस्टिगेशन है उसके जो तरीके हैं वो सही नहीं है। कई बार ये एलिगेशंस लगाए जाते हैं, अगेन एलिगेशंस है ये, ओवर रीच ऑफ पावर्स, ठीक है, कई बार जो है पावर्स को ओवर रीच किया जाता है। रिसेंटली जैसे कहा गया कि सिविल लिबर्टी ग्रुप्स के द्वारा ये कहा गया है कि सीधा सीधा ड्रैकोनियन लॉज हैं। अब इसको लेकर भी कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जो है एक याचिका दाखिल की गई थी कि ईडी के जो अमेंडमेंट्स की गई हैं, पीएमएलए एक्ट में अमेंडमेंट्स की गई हैं, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि नहीं, दो ये जो पावर्स दी गई हैं ईडी को, ये स्ट्रिक्ट हैं, स्ट्रिंजेंट हैं, बट अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, ठीक है। ये सीधा सीधा जो इकोनॉमिक ऑफेंसेस हैं उनको रोकने के लिए जो है ये किया जा रहा है। इसके अलावा इस पे एक और जो है ज्यूरिसडिक्शनल चैलेंजेस भी हैं। ज्यूरिसडिक्शनल चैलेंजेस मतलब क्षेत्राधिकार को लेकर, जैसे कि सीबीआई, ठीक है, कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पर पावर्स जो हैं सीबीआई की, ईडी की ओवरलैप करती हैं। इसके अलावा अगर हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की बात करें, अगेन पावर्स ओवरलैप करती हैं। स्टेट पुलिस में भी एक विंग होता है, इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग, ईओडब्ल्यू कहा जाता है, उनकी कुछ पावर्स भी यहां पर ओवरलैप करती हैं। चौथा हम कह सकते हैं एसएफआईओ, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंतर्गत आता है, उनकी भी कुछ पावर जो है आप कह सकते हैं कि ओवरलैप करती हैं। तो यहां पर बहुत सारी एजेंसीज हैं जिनकी पावर्स कुछ ओवरलैप करती हैं। और अगेन बहुत सारे एक्ट्स हैं, क्योंकि एक जब मान लीजिए कोई कंपनी है, इस तरीके का मनी लॉन्ड्रिंग का केस होगा, तो वो किसी एक एक्ट के तहत वायलेशन नहीं होगा, उसमें वायलेशन बहुत सारे एक्ट्स में होंगी और उनको लेकर अलग अलग एजेंसीज हैं। तो यहां पर जो है ये भी आरोप लगता है कि एक एजेंसी से आप अगर बचेंगे तो दूसरी एजेंसी है, तीसरी है। तो ये अगेन अगेन एलिगेशंस हैं। तो ये है कुल मिला के कहानी जो मैंने आपको बताई, जिसमें वो 4-5 मेन पॉइंट है कि ईडी क्यों इतना पावरफुल है और क्या इसके चैलेंजेस हैं, क्या इसको लेकर एलिगेशंस हैं, वो भी मैंने आपको बताया। आपका इस पर क्या कहना है जरूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन बॉक्स में। एक पॉइंट जो है जो मैं आपसे चाहता हूं कमेंट सेक्शन बॉक्स में, डोंट गो इनटू द पॉलिटिकल डिस्कशन, it's a very academic oriented discussion. So if you have valid points, please do write in the comment section box. Please have a very good academic discussion on this topic. थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए।